हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है भूतिया हवेली। ये कहानी करीबन आज से बहुत समय पहले की है। आज से करीब 300 साल वर्ष पहले अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक बहुत सुंदर हवेली हुआ करती थी, जिसको लोग देखकर अपनी गाड़ी व साइकिल रोक दिया करते थे। इसमें एक फादर व 6 अन्य लोग रहते थे। फादर के पूर्वज काफी धन संपत्ति वाले थे। एक दिन शाम को फादर अपने चर्च से बाहर की तरफ चले आ रहे थे। तभी क्रिस्टियन नाम का एक व्यक्ति फादर के पास आता है और वह काफी डरा हुआ रोते हुए बोलता है कि गॉड, मुझे बचा लो। मेरी बीवी मारियो का एक भूत बन गई है जो मुझे पिछले 10 दिन से परेशान कर रही है। कभी खाना बना हुआ गिर जाता है, कभी डरावनी आवाजें आती है, कभी कोई साया आगे पीछे साथ चलता है। आज तो बंद कमरे में तेज 2 डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी मेरी पत्नी पीछे से हमला करती है। यह देखिए, मेरा हाथ कट गया है, कृपया मुझे बचा लीजिए। फादर ने तुरंत अपनी माला क्रिश्चियन को पहना दिया। बोले, ईश्वर का नाम लेते रहो, कल आना, यहाँ मेरा घर है। अभी मुझे एक जगह जाना है। क्रिस्टन जैसे तैसे रात को सोने के लिए लेटा ही था कि घर की खिड़कियां दरवाजे चिल्लाने लगे। लेकिन आज क्रिस्टन को कोई दिखाई नहीं दिया और वह सो गया। उधर फादर को नींद नहीं आ रही थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 3 लड़के और एक लड़की थी। तब बड़े लड़के राकी की पत्नी लारा थी, जो काफी सुंदर थी। फादर को बस एक दुख था कि उनका सबसे छोटा लड़का जो उन्हें छोड़कर चला गया था, इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। चिंता में बैठे बैठे कुर्सी पर सो गए। सुबह 4 बजे ही थे कि उसके घर के बाहर बगीचे में क्रिस्टन आकर बैठ गया। लगभग 5 बजे थी कि फादर बाहर आए तो क्रिस्टन को बैठा देखा। क्रिस्टन से पूछा, क्या हुआ इतनी सुबह? तब क्रिस्टन ने बताया कि कल सपने में मेरी बीवी मारिया आई थी। बोली, तुमको मरना होगा, और मेरा बेड पलट गया। मुझे हाथ में चोट आई है, यह देखिए। और तभी मैं यहाँ भागा आया। जैसे तैसे फादर ने पूछा, ऐसा क्यों कर रही है? वो आत्मा है क्या? तुमने अपनी बीवी को मारा है? क्रिस्टन कहता है, नहीं फादर, उसे हार्ट अटैक आया था। उसे पहली मेरी बीवी के कुछ नोकझोंक हुई थी कि अचानक वह जमीन पर गिरी गई और वह मर गई। मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता था। फादर, क्रिस्टन रोने लगा। इधर फादर और क्रिस्टन में बात हो ही रही थी कि अचानक से तेज हवा चलने लगी और जैसे ही क्रिस्टन ने पीछे देखा, तब तक मारियो की आत्मा बगीचे में आ चुकी थी। बगीचे में उस आत्मा को देखकर क्रिस्टन घबरा गया और फादर के पीछे जाकर छिपने लगा। आज मारियो की आंखें से और खून की निकल रहा था। उसके बाल आधे चेहरे पर और बाकी हवा में उड़ रहे थे। तभी फादर ने भूत से पूछा, तुम क्यों मारना चाहती हो? मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। तब मारियो की आत्मा चिल्लाकर बोलती है, इसको मरने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी मर जाओगे। फादर ने गार्ड के जल को उस पर डाला और मारियो की आत्मा जलने लगी और मारियो इधर उधर भागने लगी कि इतनी देर में फादर का बेटा सौमी बाहर आ जाता है। वह आत्मा सौमी के अंदर चली जाती है। अब फादर उसके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, तुम जो भी मेरे बेटे को कुछ मत करो, जो भी कहोगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ, भले मुझे मार दो। फादर के इतना कहते ही वह आत्मा सौमी को पेड़ पर बैठा देती है और तब आत्मा कहती है,
तुम सब दुष्ट हो और उस दुष्ट का साथ दे रहे हो, इसीलिए तुम्हारे लड़के सौमी को मारना होगा। और सौमी के शरीर से आत्मा निकलकर सौमी को धक्का दे देती है। सौमी पेड़ से गिरकर मर जाता है और आत्मा वहां से गायब हो जाती है, यह बोलते हुए कि मैं फिर आऊंगी। फादर यह देखकर खड़ा खड़ा गिर जाता है। तभी क्रिस्टन उसे संभालता है। फादर अपने बेटे सौमी का हाथ पकड़कर रोने लगता है कि मेरे बेटे, मेरे कारण से यह सब हो गया, मुझे माफ कर दो। गिरने और रोने की आवाज सुनकर क्रिस्टन की पत्नी लारिया बाहर आती है। उसके पीछे उसकी लड़की कैट तथा राकी व लारा आते हैं। अपने बेटे को मृत पाकर लारा के सीने में दर्द उठता है और वह भी मर जाती है। यह सब देखकर क्रिस्टन बहुत तेज तेज रोने लगता है और फादर से माफी मांगता है कि आप मेरी समस्याओं को खत्म करने के लिए, मेरे जीवन को बचाने के लिए आपके घर के 2 सदस्य चले गए। मुझे माफ कर दो या आप मुझे मार डालो, मैं बहुत बुरा हूँ। फादर कहते हैं, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। यह ईश्वर की दुनिया है। आंखों में आंसू लिए बोलते जाते हैं और एक तरफ अपनी बीवी और दूसरी तरफ अपने बेटे को देखते रहते हैं। फादर अपने बेटे और पत्नी लारिया का अंतिम संस्कार करते हैं। आज फादर के परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया है। उनका परिवार बिखर गया था। यह कहते हुए आंखों में आंसू लिए राकी से कहते जाते हैं। तभी राकी क्रिस्टन पर टूट पड़ता है कि तुम्हारी वजह से यह सब कुछ हुआ है। फादर रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन राकी का रुकना नहीं है और उसके भगा देता है और कहता है, तुम कभी मेरे घर न आना तो यह सब न होता। अब कभी मेरे घर मत आना वरना मार डालूंगा। वह से क्रिस्टन चला जाता है। आज 2 दिन बीत गए। उसके परिवार ने कुछ नहीं खाया। बेटी अपने पिता और भाई व भाभी को समझाती है कि कैसे चलेगा, हम सबको आगे बढ़ना होगा। माँ और भाई को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। आज उनके न होने पर यह घर वीरान सा हो गया है। एक भाई हमें पहले ही छोड़ के जा चुका है। पापा, आप कमजोर हो रहे हैं, कुछ खा लीजिए। फिर धीरे धीरे समय के साथ लोग ठीक से रहने लगे। तभी एक दिन शाम को फादर अपनी बेटी से बात ही कर ही रहे थे कि अचानक तेज बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। तभी राकी चिल्लाते हुए आता है कि डैड डैड, पीछे कमरे में कुछ है। फादर अगस्टन और उनकी बेटी कैट दौड़ते हुए कमरे की तरफ जाते हैं। लारा भी अपना काम छोड़कर भागती है लेकिन वहां कुछ नहीं दिखता। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फादर हवेली में गार्ड के जल को छिड़कते हैं। तभी घर के 2 कमरे में फादर देखते हैं ताला पड़ा होता है। फादर उसकी चाबी मांगते हैं। नौकर जैक से ताला खोलने की कोशिश करता है लेकिन एक ताला नहीं खुलता, जबकि दूसरे कमरे का ताला खुल जाता है। फादर नौकर जैक से बोलते हैं, जाओ कैट से दूसरी चाबी ले आओ, क्योंकि घर के दरवाजे की दूसरी चाबी कैट के पास होती है। जैक कैट के रूम में जाता है। कैट नहा रही होती है, इसीलिए अंदर से आवाज देती है कि चाबी भाभी लारा से ले जाओ और दरवाजा न खोलने की बात बताता है। लारा कहती है, नौकर जैक ने, तुम जाओ अपना काम करो, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। और जैक को किचन के काम में लगा देती है। फिर लारा दौड़ती हुई फादर के पास जाती है और चाबी का गुच्छा देती है लेकिन उस दरवाजे की चाबी उसमें नहीं होती है। लारा कहती है, फादर, आपके चर्च जाने का समय हो रहा है, आप जाओ। अभी कैट नहा लेगी तो ताला खोल देगी, तब जल डाल देंगे। फादर चर्च चले जाते हैं और बहू किचन में। कुछ समय बाद जब लारा कैट के कमरे में जाती है तब तक कैट अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। उधर राकी आज देर से उठता है और नौकर जैक को लारा घर के काम से बाहर भेज देती है।
आज घर में केवल दो लोग रह जाते हैं, राखी और लारा। राखी और लारा को शादी के 6 माह बीत चुके होते हैं, लेकिन वह एक दूसरे के कभी करीब नहीं आ पाते। लेकिन आज शायद वह समय आ गया था जब वह दोनों शारीरिक रूप से एक होना चाह रहे हों थे। आज राखी का काम पर न जाकर लारा की बाहों में समाना जाना चाहता था। लारा बताती है, घर पर कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं। यहाँ कहते हुए लारा राखी के बगल में बैठ जाती है। राखी लारा को अपनी बाहों में समेट लेता है और राखी लारा के कपड़े उतारने लगता है। तभी लारा नो नो करके शर्माने लगती है और लारा को राखी बिस्तर पर लिटा देता है और जैसे ही उस पर चढ़ता है, लारा चाकू से राखी पर वार कर देती है। राखी की आंखें फटी रह जाती है और दर्द से कर्रा उठता है। लारा से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? और लारा उसे धक्का देकर अपने से दूर हटा देती है और राखी बिस्तर से नीचे गिर जाता है। तभी वह आत्मा खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और लारा और वह आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है। राखी उस आत्मा को देखता है और पूछता है, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों मारना चाहती हो? और लारा से कहता है, तुम दोनों कौन हो? मेरे प्यार का तुमने यह सिला दिया। क्या यह लव मैरिज धोखा था? वैसे ही वह आत्मा राखी को उठा के छत में लड़ा देती है और जमीन पर गिरा देती है। तड़पते हुए राखी आत्मा से कहता है, क्यों मार रही हो? कौन हो? वैसे ही वह आत्मा अपने सिर के आगे से बालों को हटाती है और राखी की आंखों उसकी शक्ल देखकर फटी रह जाती है और राखी तुरंत दम तोड़ देता है। और मारिया लारा से कहती है, सैमी वह राखी मर चुका है। तभी लारा कहती है, कैट की कोई गलती नहीं है। मारिया कहती है, लेकिन वह बीच में आएगी तो उसे भी मारना होगा। इतना कहकर मारिया लारा से कहती है, तुमने अगर उस कमरे में जल डाल दिया तो होता तो मैं कभी कमरे से बाहर ना आ पाती और शायद मेरी आत्मा भगवान में लीन हो जाती। शुक्रिया मेरी बहन मुझे बचाने के लिए। लारा कहती है, ऐसा मत कहो बहन, यह सब दुष्ट है। अभी भी 2 कातिल जिंदा हैं, इनको भी मरना होगा। इतना कहकर आत्मा मारिया गायब हो जाती है। तब लारा कैट को फोन करके रोती हुई बताती है कि उस आत्मा ने राखी को मार दिया है और कैट भागती हुई घर पर आती है। अपने भाई को मृत देखकर चिल्लाती हुई पूछती है, कैसे हुआ यह सब? पीछे से फादर भी आ चुके होते हैं। यह मंजर काफी खतरनाक होता है, जिसे देखकर फादर बेहोश हो जाते हैं। फादर के बेहोश हो जाने पर बहू रोते हुए घटना को बताती है कि मैं नाश्ता लेने गई थी किचन में, तभी बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। तभी मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि राखी हवा में लटकते हुए थे और उनके शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं थे। मैंने उनको हवा में लटका हुआ देखा और एक डरावनी सी औरत जिसका चेहरा बालों से ढका था, उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तभी राखी ने कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, यह आत्मा मुझे और तुम्हें भी मार डालेगी। तभी मैं गॉड का जल लेने भागी और मैं जैसे ही जल लेकर कमरे के अंदर आई, वहां से आत्मा गायब थी और राखी के पेट में चाकू घुसा हुआ था। मैं राखी को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, कमरे का दरवाजा बंद हो गया और राखी चिल्लाता रहा। मैंने बहुत दरवाजा खोलने की कोशिश करी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने अनेकों विनती की कि मुझे मार दो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन उस आत्मा ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। मैं देखती हूँ जमीन पर राखी को गिरा हुआ। वह दर्द से कराह रहे थे, खून ही खून कमरे में फैला हुआ था। मैं जैसे ही राखी के पास पहुंची, वह आत्मा यह कहते हुए भाग जाती कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। राखी रोते हुए कहता है, शायद यहीं तक मेरा साथ था,
मैं कहती हूँ कुछ नहीं होगा आपको और डॉक्टर को मैं फोन कर देती हूँ, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही राखी दम तोड़ देते हैं। इतना सुनती हुई कैट भी तेज तेज रोने लगती है और कहती है, हम सबकी क्या गलती है, हमने इनका क्या बिगाड़ा है, मेरे परिवार को क्यों खत्म कर रही है। उधर फादर अगस्टिन की तबीयत और बिगड़ जाती है। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उनको आराम करने की सलाह देते हैं और नींद का इंजेक्शन देकर चले जाते हैं और कैट सिखाते हैं, इन्हें सदमा लगा है, इन्हें आराम दो। कैट, लारा, नोक और रॉक और कुछ सगे संबंधित राखी का अंतिम संस्कार करते हैं और लौटते हुए सगे संबंधी अस्विश्वास देकर चले जाते हैं। और इधर वह आत्मा फादर अगस्टीन को मारने के लिए उनके कमरे में आ जाती है। अगस्टीन सो रहे होते हैं। वह आत्मा जैसी फादर अगस्टीन को मारने के लिए अपने हाथ फादर के गले की तरफ डालती है। आत्मा दूर जाकर गिरती है और बहुत तेज करंट झटका लगता है। आत्मा 2 बार कोशिश करती है, लेकिन अब आत्मा फादर के गले में पहने माला को देखकर समझ जाती है, जब तक यह माला गले में है इनको मारना असंभव है। और वह तभी अंतिम संस्कार के बाद लारा और कैट और नौकर रॉक घर पहुंच जाते हैं और इधर आत्मा इन सब की आहट पाकर फादर के कमरे से भाग जाती है। इधर घर पहुंचते ही लारा कैट से कहती है, कहीं वह आत्मा फादर को तो न मार दे। तो लारा कहती है, जब तक पापा गॉड की मंत्रिक माला अपने गले में पहने हुए है, वह आत्मा पापा का कुछ नहीं कर सकती। अगर वह आत्मा पापा के शरीर में जाने की कोशिश भी करेगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। पापा को नहीं पता कि वह आत्मा वापस आकर हम लोगों पर हमला करेगी, वरना माला पापा ने हम सभी को पहले ही पहना दिया होते। सभी लोग कमरे में बैठ जाते हैं और रॉक कमरे को साफ करने चला जाता है। कैट बहुत दुखी मन में फादर अगस्टिन के पास बैठ जाती है। इधर लारा भी एक कोने में बैठकर रो रही होती है। तभी फादर की आंखें खुलती है और वह राखी राखी नाम लेने लगते हैं। कैट पापा को संभालती है, अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, पापा, राखी अब इस दुनिया में नहीं है, उस आत्मा ने उन्हें हमसे छीन लिया है। पापा कहाँ जा रहे हैं? फादर, डॉक्टर ने आराम करने को आपको बोला है। फादर रोते हुए कहते हैं, बेटा, जिसके 2 लड़के और पत्नी मर गए हैं, वह आदमी भले कैसे आराम कर सकता है? मुझे भी अब मर जाना चाहिए, मैं जी कर क्या करूंगा? और फादर कैट के गले लगकर रोने लगते हैं। इधर लारा भी रोते हुए फादर के पास आती है और कहती है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। जब से मेरी शादी हुई है तब से यह सब हो रहा है। अभागी हूँ, मुझे माफ कर दे। फादर कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती? मैंने ही भलाई का रास्ता पकड़ा था। अगर मैंने क्रिस्टन नाम के व्यक्ति की मदद न की होती तो आज यह दिन मुझे देखना न पड़ता। असली कातिल तो मैं हूँ। सबका इतना कहते हुए फादर अपनी तिजोरी से 3 माला निकालते हुए कैट, लारा, नॉक और रॉक को बुलाकर पहना देते हैं और इसे कभी भी न उतारने को कहते हैं। कैट काफी गुस्से में है और कैट फादर से कहती है, इस दुष्ट आत्मा को खत्म करना होगा जिसने हमारे परिवार को कई सदस्यों की जान ले ली। फादर कहते हैं, मुझे अब वह ताकत नहीं है जो मैं इस दुष्ट आत्मा को मार सकूं। तभी फादर तांत्रिक मिट्टी को लेकर हवेली के चारों ओर डाल देते हैं और बेटी कैट से कहते हैं, अब यह आत्मा हवेली के अंदर नहीं आ सकती और अगर घर में आई तो हम लोगों को कुछ नहीं कर सकती जब तक माला हम लोगों के गले में है। इतना कहकर सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन इस दुख के घड़ी में नींद किसी को नहीं आती। कब रात बीत जाती है जागते जागते पता ही नहीं चलता। सुबह होते ही फादर चले जाते हैं और अब वह घर नहीं आते क्योंकि हवेली की दीवारों से बेटों की चीख
की आवाजें जैसे फादर के कानों में गूंज रही होती है। एक समय आ जाता है जब फादर को हवेली आए 1 दिन बीत गए। फादर शरीर से कमजोर हो जा रहे थे। इधर लारा बंद कमरे में आत्मा से मिलकर फादर को मारने की योजना बनाती है और कैट अपने कमरे में बदला लेने की योजना बनाती है। कैट समझ चुकी है कि यह आत्मा यूं ही हम लोगों को नहीं मार रही है, बल्कि कोई न कोई वजह जरूर है। नौकर रॉक जो अब बूढ़े हो चुके हैं, कैट उनके कमरे में जाकर उनसे कहती है, मेरे आने तक काका आपको भाभी और पापा की देखभाल करना है। यह माला कभी मत उतारना, चाहे जो भी हो जाए। आप बचपन से इस हवेली में पले हो, यह हवेली आपकी ही है। मैं किसी को ढूंढने जा रही हूँ, कुछ समय बाद आऊंगी, आप अपना भी ख्याल रखना। इतना कहकर कैट हवेली से निकल जाती है। कैट सीधे चर्च जाती है और अपने पापा का हालचाल लेती है और फादर से क्रिस्टन के बारे में पूछती है। तो फादर अगस्टिन कहते हैं, क्रिस्टन मुझे चर्च के बाहर मिला था और वह घर तक मेरे साथ आया था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा और न ही मिला। मुझे नहीं पता वह कहाँ रहा था। तो कैट फादर से कहती है, मैं जा रही हूँ क्रिस्टन को ढूंढने, मुझे आत्मा से बदला लेना है। तब तक आप अपना ख्याल रखना। फादर रोकते हुए कहते हैं, लेकिन कैट इतना कहकर चर्च से निकल जाती है। कैट समझ चुकी है क्रिस्टन के कारण ही आत्मा की शुरुआत हुई थी। क्रिस्टन को आसपास के इलाके में ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तभी पास के एक कस्बे में क्रिस्टन पहुंचती है। वह एक खूबसूरत चर्च बना होता है। उसकी मुलाकात गांव के फादर से होती है। कैट उनसे क्रिस्टन के बारे में पूछती है, क्या फादर आप क्रिस्टन नाम के व्यक्ति को जानते हैं? फादर ने नाम सुनते ही माथे से पसीना आने लगा और फादर घर जाने को बोलने लगे और कहते हैं, मुझे देर हो रही है। कैट समझ जाती है फादर क्रिस्टन को जानते हैं। कैट कहती है, मैं फादर अगस्टिन की बेटी हूँ। अगर आपके क्रिस्टन के बारे में नहीं बताए तो आपको मैं जेल में डलवा दूंगी। फादर कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। बेटा, तुम उस क्रिस्टन की बात कर रही हो जिसकी बीबी एक भूत बन चुकी है। कैट तुरंत कहती है, हाँ हाँ फादर, हाँ, प्लीज बता दो कहाँ मिलेगा और वह कहाँ रहता है। फादर कहते हैं, बेटा, उसको उस आत्मा ने बहुत दर्दनाक मौत दी। उसे पेड़ पर लटका हुआ सुबह पाया गया। उसके शरीर में लोहे की राड के छेद थे। उसे कोई भी उतारने की कोशिश करता, वह आत्मा किसी को उसके पास नहीं जाने देती। यहाँ के लोग 4 दिन तक डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले और क्रिस्टन का शरीर पेड़ पर लटका लटका सड़ गया। आज भी उसके कंकाल पेड़ के पास पड़े हैं। उसे जानवर भी न खा सकते। कैट फादर को उस स्थान पर ले जाने को कहती है। फादर पहले न कहते हुए लेकिन कैट के धमकाने से चल पड़ते हैं। फादर रास्ते में कैट से बताते हैं, क्रिस्टन एक दिन मदद के लिए मेरे पास आया। उसके गले में एक माला थी जिसकी वजह से वह आत्मा उसका कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह आत्मा उसे परेशान करती थी। क्रिस्टन बताया, वह आत्मा दिन रात मेरे आगे पीछे साया की तरह चलती है। मैं क्रिस्टन के घर गया। दरवाजा खोलकर जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं तो फिर मैं गॉड की प्रे करता हूँ कि दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी मैं कहता हूँ, कहाँ है दुष्ट आत्माओं? वह तुरंत सामने आ जाती है और मुझे उठाकर पटक देती है। मेरी सारी शक्तियाँ उसके आगे कुछ नहीं है और मैं किसी तरह जान बचा के भागता हूँ। फादर कैट को उस पेड़ के नीचे ले जाता है। कैट कंकाल को देखकर और गुस्से में आ जाती है और कैट फादर के साथ मिलकर क्रिस्टन के कंकाल को दफनाकर फिर फादर से कहती है, मुझे क्रिस्टन के घर जाना है, शायद कुछ सुराग हाथ लग जाए।
फादर कैट को क्रिस्टन का दूर से घर दिखाकर भाग जाते हैं। कैट घर के अंदर जाती है और क्रिस्टन की और मारियो की तस्वीर देखती है। दोनों उसमें बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। एक दूसरे फोटो में क्रिस्टन की बहन की तस्वीर होती है। कैट को घर में कोई जानकारी नहीं मिलती और कैट घर से बाहर निकलकर आसपास के लोगों से क्रिस्टन के बारे में पूछती है, लेकिन कोई भी क्रिस्टन की बात नहीं करना चाहता। तभी एक नेक्सेटिक कैट से कहता है, क्रिस्टन के घर की तरफ मत देखो, उसमें भूत है। कैट उस नशेड़ी से कहती है, तुम जानते हो क्रिस्टन के बारे में क्या? उसके घर का कोई सदस्य जिंदा है? नशेड़ी कहता है, हाँ, उसकी बहन एंजिला पास के झोपड़ी में रहती है। कैट कहती है, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? नशेड़ी कहता है, नहीं, वरना आत्मा मुझे मार देगी। कैट उसको कुछ रुपए निकाल के देती है और कहती है, इसमें 1 महीने की दारू आ सकती है। नशेड़ी तुरंत कैट को एंजिला की झोपड़ी के बाहर ले जाकर छोड़ देता है। कैट उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ती है कि अचानक मौसम खराब हो जाता है। बिजली चमकने लगती है और बारिश होने लगती है। कैट उस झोपड़ी में आवाज देती है, कोई है? एंजिला दरवाजा खोलती है। कैट, आप क्रिस्टन की बहन एंजिला हैं? एंजिला, हाँ, लेकिन आपको मुझसे क्या काम? कैट, मुझे आपके भाई क्रिस्टन के बारे में कुछ पता करना है। क्या आप क्रिस्टन के बारे में बताएंगी? एंजिला, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। कैट, हाँ, मुझे भी पता है, आप रोइए नहीं। एंजिला, तो फिर आप क्या जानना चाहती हैं? कैट, क्या आपको पता है आपके भाई को किसने मारा है? एंजिला, हाँ, लेकिन क्या फायदा उन सब बातों का? आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए और बैठ जाइए। कैट, धन्यवाद, मैं जानती हूँ उसकी पत्नी मारियो ने उसे मारा है और मेरे 2 भाई को भी मार चुकी है। मैं इसी सिलसिले में आई हूँ। क्या आप बता सकती हैं ऐसा दुष्ट मारियो की आत्मा क्यों कर रही है? एंजिला, दुष्ट नहीं, वह क्या मारियो की आत्मा ने आपको 2 भाइयों को भी मारा है? कैट, हाँ, आंखों से आंसू के साथ कहती है, हाँ एंजिला, उस आत्मा ने मेरे परिवार की खुशियां खत्म कर दी है। एंजिला, क्या तुम जैक की बहन हो? कैट, लेकिन तुम कैसे जानती हो? एंजिला, मैं समझ गई ऐसा क्यों हो रहा है। तुमको इसके लिए अतीत में जाना होगा। मुझे याद है भाई उन दिनों नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। उनके कई मित्र धनवान थे, लेकिन फिर भी कोई भाई मदद नहीं कर रहा था। भाई की गर्लफ्रेंड मारियो शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन भाई की नौकरी मिल जाने पर ही शादी करना चाहते थे। मेरे माँ बाप 5 साल पहले ही एक्सीडेंट में मारे गए थे। उन दिनों भाई की मुलाकात जैक नाम के इंसान से होती है। जैक का बहुत बड़ा व्यवहार होता है। जैक भाई को अपने यहाँ व्यापारी में पैसे के लेन देन की लिखा पढ़ी पर रख लेते हैं। इधर भाई मारियो से शादी कर लेते हैं। दोनों की जिंदगी बहुत खुशी से बीत रही होती है। तभी जैक एक दिन घर आता है और उस दिन भाई घर पर नहीं होते। मैं जैक से कहती हूँ, भैया क्रिस्टन भाई तो घर पर नहीं है। तो जैक कहता है कि ठीक है, मैं बाहर कमरे में बैठा हूँ। भाभी मारियो उनके लिए नाश्ता लेकर पहुँचती है। तभी जैक उनकी तरफ देखने लगता है। मुझे जैक का इस तरह देखना अच्छा नहीं लगता। मैं भाभी से कहती हूँ, आप अंदर जाइए। उतनी ही देर में भाई क्रिस्टन आ जाते हैं। भाई और जैक की बातें होने लगती है और भाई मुझे अंदर जाने को बोल देते हैं। मैं किचन में काम कर रही होती हूँ। तभी दोनों की आवाज में सुन रही होती हूँ। जैक भाई से कहते हैं, मैं तुम्हें इस बिजनेस में बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा दाएं हाथ बन कर काम करोगे? मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। भाई इसके लिए तैयार हो जाते हैं और तब जैक भाई से बोलता है कि मुझे एक चीज चाहिए तुम्हें।
अपनी बीवी मारियो को मुझे एक रात के लिए देना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम अपनी बहन की शादी भी अच्छी से कर सकोगे। जैक सहमत हो जाता है और जैक भाभी मारियो को बुलाता है। मैं इतनी ही देर में किचन से चिल्लाती हुई कमरे में आती हूँ और भाई से कहती हूँ, यह आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप ऐसा न करेंगे, आप पैसों के लिए अपने घर की इज्जत को बेच रहे हैं। तभी भाई क्रिस्टन मुझे मारता है और मुझे कमरे में बंद कर देता है। जैक के साथ भाभी मारियो को उठा ले जाता है और भाभी भैया से कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं। फिर भाभी जैक पर चिल्लाती है, छोड़ो छोड़ो। मैं बहुत चिल्लाती हूँ और रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन भाई नहीं सुनते। जैक उनको एक थैला पैसे से भरा हुआ बैग देता है और इधर भाभी मारियो भी काफी चिल्लाती है, लेकिन भाई एक रात की बात बोलकर उन्हें मुंह पर पट्टी बांध देता है। जैक गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। मैं दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करती हूँ और भाई से कहती हूँ, दरवाजा खोल दीजिए, लेकिन भाई मेरी एक भी नहीं सुनते। मैं थक हार के दरवाजे के सहारे बैठकर रोने लगती हूँ। कुछ समय बाद मैं कमरे की खिड़की से भाई को देखती हूँ तो भाई कागज में किसी पाउडर को नाक से सूंघ रहे होते हैं, शायद वह ड्रग ले रहे होते हैं। मैं दरवाजा खोलने के लिए बोलती हूँ तो भाई खड़े नहीं हो पाते और बिस्तर पर गिर पड़ जाते। उधर जैक मारिया इज्जत को तार तार कर देता है। बलात्कारी जैक सुबह मारिया को छोड़ देता है। मारिया रोते हुए थाने पहुंचती और अपनी आप बीती सुनाती है कि जैक ने किस तरह उसकी इज्जत लूटी और उसका पति भी दोषी है। कृपया दोनों को पकड़कर जेल में डालो और उन्हें फांसी दो। सुबह पुलिस मेरे घर आती है, लेकिन उस समय भाई क्रिस्टन घर पर मौजूद नहीं होते। पुलिस मुझे थाने ले जाती है। तभी दरोगा जैक के फादर अगस्टिन को फोन करके घटना के बारे में बताते हैं कि सर, आपके लड़के पर एक लड़की आरोप लगा रही है कि आपके लड़के जैक ने बलात्कार किया है, कृपया आप थाने आए। उधर मारियो पुलिस वाले से कहती है, आप एंजिला दीदी से पूछ लीजिए कि किस तरह जैक मुझे घर से ले गया और मेरे पति क्रिस्टन ने ले जाने को कहा। पुलिस वाले मुझसे पूछते हैं, क्या यह सही है कह रही है। मैं कहती हूँ हाँ। फिर मैं साफ साफ उनको पूरी बात बताती हूँ, फिर कि मेरा दुष्ट भाई क्रिस्टन पैसे के लालच में भाभी मारियो को जैक को बेच देता है और जैक उनको ले जाता है और जैक एक रात के थैले भरकर पैसा देता है और भाई ने वे पैसे अलमारी में रखे हैं। इतने में फादर अगस्टिन, उनका बेटा जैक और 2 अन्य लड़कों के साथ आते हैं। उधर पुलिस अपने 2 सिपाहियों को घर भेजते, लेकिन पैसे घर पर नहीं मिलते। उन दिनों रेप पर फांसी दे दी जाती थी। दरोगा फादर अगस्टिन से कहता है, यही हो वो लड़की जिसका आपके बेटे जैक ने रेप किया है, बताइए क्या करना है। अगस्टिन अपने लड़के जैक से कहते हैं, क्या यह लड़की सही कह रही है, कल रात घर में तुम ही अकेले ही थे। जैक कहता है, मैं नहीं जानता हूँ इस लड़की को, मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। तभी भाई सौमी और राकी बोल पड़ते हैं, ऐसी लड़कियां किसी को भी फंसा सकती हैं, इन लड़कियों का कोई चरित्र नहीं है। इतना सुनकर मारियो रोने लगती है और गॉड की कसम खाकर कहती है, जैक झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करें, आप मेरी जांच कर लीजिए दरोगा जी। अगस्टिन कहते हैं, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, अगर मेरा बेटा ऐसा कर भी देता तो क्या मैं उसे फांसी दे देता? नहीं। बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? अगर बेटे ने यह किया है तो उसे माफ कर दो। मेरे बेटे को माफ कर क्या तुम्हें इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं ना।
इतना कहकर अगस्टन अपने बेटे सौमी से कहते हैं कि जितना रुपया मांग ले उतना मारियो को दे दे और मारे दरोगा जी को 10 लाख डॉक्टर दे दो। और फादर अपने लड़के जैक को मारते हुए कहते हैं, नालायक, तू आज से घर में रहने के लायक नहीं है। मैं तेरे किस्से सुन के थक गया हूँ। तूने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दूर चला जा मेरी नजरों से, सामने से कभी और अभी घर मत आना। इतना सब सुनकर और देखकर मारियो कहती है, तुम सब दुष्ट हो, और रोती हुई थाने के बाहर भाग जाती है। मैं भाभी मारियो के पीछे भागती हुई जब तक मैं बचा पाती, भाभी मारियो ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती हैं। मैं उनको अस्पताल ले जाती हूँ, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। रोती हुई उनका अंतिम संस्कार कर देती हूँ। घर पहुंचती हूँ और अपना घर और भाई को छोड़कर पास की झोपड़ी में रहती हूँ। इतना सब सुनकर कैट रोने लगती है और कहती है, मारियो के साथ गलत हुआ है। मैं अगर यहाँ होती तो जरूर न्याय मिलता। मारियो को इतना कहकर कैट अपने भाई जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कैट इन सब बातों को सुनकर बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और वह उसके हाथों में और थाने में जाती है, जहां पर मारियो इंसाफ मांगने के लिए आई थी। अब वहां की दरोगा बदल चुके होते हैं। मारियो उनसे पूछती है कि जो पहले दरोगा थे अब वह कहाँ है, तो उनसे थाने में पता चलता है कि पहले वाले दरोगा की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है, इसीलिए थाने पर नए दरोगा नियुक्ति किए गए हैं। दरोगा पूछते हैं, बताएं आपको क्या काम है। कैट दरोगा से पूछती है, क्या आप जैक नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? उस पर ड्रग और देह व्यापार का आरोप लगाया हुआ है। दरोगा कहते हैं, हाँ, जैक नाम के एक व्यक्ति की पुलिस को तलाश है। अभी कुछ समय पहले ही उसके पकड़ा गया था, लेकिन वह जेल से भाग गया और वह आज क्राइम की दुनिया का बादशाह बन गया है। वह अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाता है। आज ऐसा कोई भी अवैध धंधा नहीं है जो जैक न करता हो। आप कौन हैं? आपके जैक से क्या मतलब है? कैट कहती है, वह मेरा भाई है और मुझे उसकी तलाश है। मैं फादर अगस्टन की बेटी हूँ। दरोगा कहता है, उन्हें कौन नहीं जानता, वह तो बहुत ही अच्छे आदमी है। क्या आप जैक उनका बेटा है? कैट कहती है, हाँ, यह दुर्भाग्य की बात है। जैक मेरा भाई है। क्या आप बता सकते हैं जैक कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा? पुलिस वाला कहता है कि हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैक थाने से बाहर निकल आती है और वहाँ सोचती है कैसे जैक तक पहुँचा जाए। तभी कैट के दिमाग में एक युक्ति सूझती है और वह वापस थाने आती है और दरोगे से कहती है और पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा नाम किसका है जो ड्रग का धंधा करता हो? दरोगा बताता है कि जैक के नीचे 2 लोग हैं और उन 2 लोगों के नीचे स्टीफन नाम के एक व्यक्ति का नाम आता है। यही स्टीफन 2 लोगों से माल खरीदता है। यह 2 लोगों को पास माल जैक के माध्यम से आता है। जैक ही इस सबसे बड़ा तस्कर है। अगर तुम्हें उनके पास पहुंचाना है तो स्टीफन के पास पहुंचना होगा। कैट को वह दरोगा यह भी बताता है कि यह लोग बहुत ही जालिम है, इसीलिए दरोगा कैट को एक पुलिस वाले के साथ ले जाने को कहता है। पहले कैट न करती है, लेकिन फिर दरोगा के न मनाने पर भी ले जाती है। कैट कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर जैक मिल जाता है तो उसे घर ले जाऊंगी, फिर मैं खुद यहाँ लेकर जैक को आऊंगी। क्या आपको मुझ पर विश्वास है? दरोगा मान जाता है और कैट स्टीफन का पता लेकर पुलिस वाले के साथ, जो शादी वर्दी में रहता है, स्टीफन के पास पहुँचती है और स्टीफन से कहती है कि मुझे करीबन 1 किलो ड्रग चाहिए। क्या तुम मुझे दिला सकोगे? स्टीफन कहता है, आप कौन हैं और आपको 1 किलो ड्रग क्या
काम है। कैट के साथ में पुलिस वाला कहता है आप उसकी चिंता न करें। कैट कहती है हमें व्यापार करना है, अगर 1 किलो तुम दिला सको तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगी, अगर नहीं दिला सकते हो तो किसी और को ढूंढती हूँ। स्टीफन कहता है नहीं नहीं रुकिए, मैं अपने बॉस से पूछता हूँ और बात करता हूँ। और इस तरह कैट स्टीफन के बॉस से बात करती है। इनके बॉस से कहती है कि मुझे आज ही 1 किलो ड्रग चाहिए। स्टीफन का बॉस कहता है ठीक है, मैं आपको एक पता बता रहा हूँ, आप उस पते पर आ जाइए पैसे लेकर। कैट उस पते पर पहुँचती है। कैट स्टीफन के बॉस से मिलती है और 1 केजी ड्रग खरीद लेती है। साथ ही उसकी पूछती है कि आप माल कहाँ से लेते हैं। स्टीफन का बॉस कहता है आपको उससे क्या लेना देना, आपको 1 किलो ड्रग चाहिए, मैंने आपको 1 किलो ड्रग दे दिया। कैट कहती है अरे आप तो नाराज हो गए, मुझे और भी क्वांटिटी में माल चाहिए क्योंकि मैं उसका बिजनेस करना चाहती हूँ। स्टीफन का बॉस कहता है मुझे क्या मिलेगा। कैट कहती है जितना पैसा तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे, तुम मुझे अपने बॉस से मिला दो। स्टीफन का बॉस अपने बॉस रॉक से कैट को मिला देती है। फिर कैट रॉक से 10 किलो ड्रग खरीदती है और स्टीफन के बॉस को $1 लाख देती है। रॉक कहता है इतना ड्रग आप क्या करेंगे। कैट कहती है मुझे इसका व्यापार करना है। अब ये बताओ अगर मुझे इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेना हो तो कैसे मिलेगा। रॉक कहता है अगर मुझे और तुमसे इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में माल लेना है तो तुम्हें जैक से मिलना होगा जो इस धंधे का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन जैक सबसे नहीं मिलता और जैक तक पहुंचना हम जैसे के लिए बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए तुम्हें जितना भी माल चाहिए बताओ हम तुम्हें दिला देंगे। कैट कहती है ठीक है, तुम जैक तक मेरी बात पहुंचा दो। कैट तुमसे मिलना चाहती है ऑगस्टन की बेटी और इसके बदले $1 लाख देगी। रॉक सहमत हो जाता है और रॉक $1 लाख मांगने की बात करता है। कैट कहती है ठीक है, तुम्हें काम होने के बाद पैसा मिल जाएगा। रॉक खुद निकल जाता है जैक तक खबर पहुंचाने के लिए और रॉक अपने से ऊपर वाले आकाओं से बताता है कि उसे कैट मिलना चाहती है और वह लड़की कहती है बॉस जैक उसे जानते हैं। जैसे ही जैक को खबर मिलती है कि कोई कैट मिलना चाहती है, जैक कहता है कौन है कैट। तो जैक के आदमी बताते हैं कि किसी ऑगस्टन की बेटी है। जैक इतना सुनते ही बेहोश होश खो देता है और रॉक से कहता है तुम क्या बक रहे हो। उसके आदमी सिर नीचे करके कहते हैं हाँ हम सही कह रहे हैं। जैक रॉक को बुलाकर उसके साथ कैट के पास पहुंचता है। जैक जैसे ही कैट को देखता है वह दौड़ता हुआ अपनी बहन के पास आता है और कहता है बहन तुम यहाँ कैसे। कैट कहती है तुमने अपने माँ बाप और अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहे हो या कहो मिला दिया है। पिताजी ने तुम्हें घर से इसीलिए नहीं निकाला था कि तुम आज यह धंधा करने लगो, बल्कि अच्छाई से रास्ते से के चलने के लिए कहा था। अगर तुम अपने माँ बाप और हम सभी के बारे में सोचते तो आज यह धंधा न करते, कोई अच्छा काम करते और माँ बाप और परिवार का नाम और आगे बढ़ाते, लेकिन तुमने सब डुबा दिया। जैक कहता है कि पिताजी ने मुझे फर्जी बाहर निकाला दिया और आज मेरे पास क्या नहीं है, पिताजी से भी ज्यादा धन दौलत आज मेरे पास है। कैट कहती है ऐसी धन दौलत की किस काम की जो लोगों को प्राणदंडित करके और अवैध धंधे करने कमाई कर देती हो, जो जिससे हजारों माँ हजारों बेटे बर्बाद हुए, हजारों लड़कियों की इज्जत चली गई हो, ऐसी कमाई किस काम की है। जैक कहता है तुम क्या समझोगी और बताओ घर पर सब कैसे हैं, पिताजी मुझे याद करते हैं या नहीं, और माँ का क्या हाल है। माँ तो मुझे पूछती होगी। कैट कहती है हाँ आप
के कारण से आज घर की वीरान हो गया है। भाई राखी और मौसी सौमी को एक आत्मा ने मार दिया है और मैं उस सदमे से मां मर गई। जैक जोर जोर से हंसने लगा और वह कहता है, आत्मा यहाँ क्या बकवास है। कैट कहती है, यह कोई बकवास नहीं है, सच्चाई है। वह वही आत्मा है जिसकी आपने इज्जत लूटी थी, मारियो। जैक सोचता है कि कैट को मारियो के बारे में कैसे पता। जैक समझ जाता है कि कैट सही कह रही है। जैक कहता है, कैसे, क्या हुआ? तो कैट पूरी कहानी जैक को बताती है कि अपने मारियो को इज्जत लूटी थी, उसके बाद वह आत्महत्या कर लेती है और एक आत्मा बनकर आपके दोस्तों और अपने दलाल पति क्रिस्टन को मार देती है और उसके थाने के दरोगा को भी मार देती है। फिर वह भाई सौमी को मार देती है, जिससे सदमे में मां मर जाती है और उसके बाद भाई राखी को भी वह आत्मा मार देती है। आप चलो और उस आत्मा से माफी मांगो, शायद आपको पापों का प्रायश्चित हो सके और आपको पुलिस के हवाले कर दो और इस अवैध धंधा को बंद कर दो। जैक कहता है, ठीक है, धंधा बंद कर दूंगा, पहले घर चलो। इतने में कैट के साथ जो पुलिस वाला होता है, कैट उसे पहले ही पुलिस रूम को फोन करके कहती है और पुलिस की टीम आ जाती है। तब जैक के साथ पुलिस वाले पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और पुलिस भी उधर से फायरिंग शुरू कर देती है। इतने में कैट जैक से कहती है कि अपने साथियों से कहो कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर दें। तभी जैक अपने साथियों से कहता है कि आत्मसमर्पण कर दो, अब हम इस धंधे को नहीं करेंगे। साथ ही जैक पुलिस वालों को अपने सभी ठिकाने के बारे में बता देता है। पुलिस सभी लोगों को पकड़कर ले जाती है और सभी कठिनाइयों पर जाकर जैक के साथियों को गिरफ्तार कर देती है। लड़कियों को भी आजाद करा देती है और जैक पुलिस वालों से वादा करता है कि मुझे घर जाने दो, मैं आपको आपके हवाले कर दूंगा। दरोगा कैट से कहता है कि तुम्हारी बात पर हम जैक को छोड़ रहे हैं, तुम्हें जैक को वापस लेकर आना होगा। उधर मारियो की आत्मा फादर को मारने का इंतजार कर रही कि कब फादर चर्च से बाहर निकलेगा और मारियो उनको मार डालेगी और शायद वह समय आज आ जाता है जब फादर की तबीयत ठीक नहीं होती है तो और उन्हें चर्च से अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जाता है। फादर की तबीयत की जानकारी बहू लारा को मिलती है। बहू लारा अस्पताल में उनको देखने जाती है। 2 दिन लारा अस्पताल में उनके होश में आने का इंतजार करती है और 2 दिन बाद फादर को होश आता है। डॉक्टर लारा को फादर से मिलने की अनुमति देते हैं। लारा फादर से पूछती है, अब आपकी तबीयत कैसी है? फादर कहते हैं, हाँ, अब मैं कुछ ठीक हूँ, शरीर से मैं काफी कमजोर हो गया हूँ। और तुम बताओ बहू लारा कैसी हो? मुझे अब हवेली पर आना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझे हवेली आने का मन ही नहीं करता। और वह क्या कैट वापस आ गई कि नहीं? लारा कहती है, अभी कैट नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं उस आत्मा ने कैट को न मार दिया हो। फादर कहते हैं, नहीं, वह आत्मा कैट को नहीं मारेगी। लारा पूछती है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं फादर? फादर कहते हैं, मुझे विश्वास है यह कह सकती है हो कि मुझे ऐसा लगता है। फादर लारा से कहते हैं, बहू आज अस्पताल में तुम्हें 2 दिन हो गए हैं, जाओ तुम आराम करो जाकर, ज्यादा रात भी हो रही है। मैं अब ठीक हूँ और यहाँ डॉक्टर और नौकर चाकर भी हैं, वह मेरी देखभाल कर लेंगे। तुम भी अपनी देखभाल कर लो जाकर और कल आना। फिर लारा अपनी हवेली चली जाती है और रात के 12 बजे होते ही मारियो की आत्मा अस्पताल के अंदर आ जाती है। मारियो जानती है कि वह फादर अगस्टिन को छू भी नहीं सकती। अस्पताल में एक नर्स सो रही होती है। आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर वह आत्मा फादर के कमरे में जाती है और अगस्टिन पर डंडे से वार करने की कोशिश करती है। जैसे ही डंडे फादर को लगाने वाली होती है, वैसे ही डंडा
दूर जा गिरता है और नर्स दीवार में जाकर लड़ती है। आत्मा को समझ नहीं आता कि कैसे मारा जाए और वह फिर दोबारा फादर पर हमला करने की कोशिश करती है और वह अपने दोनों हाथ से गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह आत्मा दीवार पर जा गिरती है और अब नर्स के सिर से खून निकलने लगता है। तभी आत्मा अगस्टन को चढ़ रही दवा में जहर का इंजेक्शन लगा देती है और देखते ही देखते फादर तड़पना शुरू कर देता है और फादर की आंख खुल जाती है। फादर देखते ही कि लाल आंखों वाली नर्स जोर जोर से हंस रही है। फादर तड़पते हुए पूछते हैं, तुम कौन हो? तब नर्स बताती है कि वह वही मारियो है जिसको आपके लड़के ने बलात्कार किया था और आपने उस लड़की को न्याय नहीं मिलने दिया। मैं उस मारियो हूँ फादर। और कुछ सुनते उससे पहले ही फादर दम तोड़ देते हैं। फिर मारियो की आत्मा उस नर्स को उसी कमरे में छोड़कर चली जाती है और नर्स को जब होश में आता तो देखती है कि उसे सिर से खून निकल रहा है। वह कुछ समझ नहीं पाते कि यहाँ कैसे हो गया। इधर मारियो की आत्मा जाकर लारा को बताती है कि एक और दुष्ट मर गया है। इधर कैट जैक को लेकर क्रिस्टन की बहन एंजेला के पास लेकर जाती है। जैक एंजेला को और उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, तुम जो सजा देनी चाहती हो दे दो। एंजेला कहती है, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, जाओ मारियो की आत्मा ही माफ कर सकती है। तभी एंजेला पूछती है, बताओ मारियो की आत्मा कहाँ मिलेगी? एंजेला उसे एक फादर के पास ले जाती है और फादर अपनी शक्तियों से बताता है कि वह आत्मा तुम्हारी हवेली के कमरे में है। कैट जैक को लेकर हवेली पर पहुंचती है और देखती है कि फादर अगस्टन अब इस दुनिया में नहीं रहे। भाभी लारा से पूछती है, यह अब कैसे हो गया? पापा को तो वह आत्मा मार भी नहीं सकती थी, फिर यह सब क्या हो गया? भाभी लारा बताती है कि अस्पताल से फोन आया था कि हम फादर अगस्टन को नहीं बचा सके। जैक बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, डैड मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी गलती का ही परिणाम है जो आज मैंने आप सबको खो दिया। और कैट कहती है, अब इन सबको क्या फायदा, तुमने बहुत गलती किया है, चलो जैक अब पापा का अपने अंतिम संस्कार कर दो। कैट समझ जाती है कि यह मारियो की आत्मा ने ही किया है। कैट जैक और लारा जब अंतिम संस्कार करके घर लौटते हैं तो कैट जैक और लारा को लेकर फादर के कमरे की तरफ जाती है और सोचती है कि फादर की तिजोरी में रखा माल जैक को पहना दूंगी तो जैक को वह आत्मा नहीं मार सकेगी। इतने में ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और जैसे ही कैट फादर के कमरे की ओर बढ़ती है, फादर का दरवाजा भी बंद हो जाता है। कैट समझ जाती है कि मारियो आसपास ही है। कैट अपना माला निकालकर जैक को पहना देती है और कैट दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती। जैक काफी डरा हुआ है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता। तभी भाभी लारा कैट से कहती है, तुम जैक चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, यह दरवाजा नहीं खुलने वाला। कैट कहती है, क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही है? तभी लारा कहती है, यह मारियो का काम है, मारियो की आत्मा ने ही किया है। कैट कहती है, आप कैसे जानती हैं मारियो को? लारा गुस्से में कहती है, मारियो मेरी बहन है, मेरी बहन मारियो मेरे घर आई थी, मैं जैसे ही उसे गले लगाना चाहती मैं उसके आर पार हो जाती हूँ। तब मेरी बहन पूरी बात बताती, उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसका बलात्कार तुम्हारे भाई जैक ने किया था। तुम्हारे परिवार ने किस तरह उसका अपमान किया, कितना घिनौना कृत्य तुम्हारे भाई ने किया है। वह चिल्लाती रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर मैंने प्रण किया कि हम हर उस इंसान से बदला लेंगे जो इस कृत्य में लिप्त था। कैट कहती है, भाई राकी तो आपके पिता थे, उन्हें क्यों मारा? लारा कहती है, राकी से शादी करने के बाद तुम्हारे भाई और फादर को मारना मेरा भी मकसद बन गया था, इसीलिए मैंने
झूठी शादी की। आज तुम जैक को बचा नहीं सकोगी, जैक को मरना होगा। इतना सुनकर जैक लारा से माफी मांगने लगा और बहुत गिड़गिड़ाता हुआ, मुझसे माफ कर दीजिए भाभी। लारा कहती है कि मैं नहीं माफ कर सकती, एक शर्त पर माफ कर सकूंगी। तुम खुद को कानून के हवाले कर दो तो शायद मारियो की आत्मा माफ भी कर दे। तभी मारियो की आत्मा भी आ जाती है और मारियो की आत्मा जैक की तरफ आगे बढ़ती है। तभी माले की शक्ति के कारण मारियो की सीढ़ी से नीचे दूर जाकर गिरती है। लारा सीढ़ी के उतरकर मारियो को तरफ भागती है। कैट लारा के पीछे दौड़ती है और सीढ़ियों के नीचे उतरकर मारियो से कहती है, मेरा भाई खुद को कानून के हवाले कर रहा है, उसे माफ कर दो। मारियो कहती है कि अगर तुम्हारा भाई अपने गुनाहों को कबूल करके कानून के हवाले खुद को कर देता है तो मैं उसे माफ कर दूंगी। तब तक जैक समझ चुका होता है यह माला वह जब तक पहने है तब तक मारियो उसे मार नहीं सकेगी। जैक भी सीढ़ी से नीचे आ जाता है और जैक अपनी पिस्टल निकालकर और मारियो की आत्मा पर मारता है और वह कहता है, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा, तू मेरा क्या कर लेगी? मैं यह क्या तुम्हें मारने की आया था ही नहीं, खुद को कानून के हवाले करने। कैट कहती है, भैया तुम क्या कर रहे हो? तुम आत्मा को नहीं मार सकते हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तभी लारा हवेली में टंगी बंदूक जैक पर चला देती है और इतने में कैट बंदूक को जैक की तरफ चला देती है। देखो वह जैक को बचाने के लिए कूद पड़ती है और वह गोली कैट को लगती है। जैक पागलों की तरह रोने लगता है और कैट मर जाती है। अब जैक लारा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है। लहूलुहान लारा जमीन पर गिर पड़ती है और मारियो लारा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर लारा को वहां से हटाकर गायब हो जाती है। फिर मारियो को गायब हो जाता है देखता है। जैक अपनी बहन कैट से लिपट कर रोने लगता है और उधर मारियो की आत्मा सीढ़ी पर खड़ी होती है और बंदूक से जैक पर फायरिंग करती है। जैक भी दम तोड़ने वाला होता है। मारियो जैक और कैट पर सीढ़ियों की एक दीवार गिरा देती है और दोनों उसी में दफन हो जाते हैं। अब मारियो की आत्मा लारा के शरीर से बाहर निकलती है। लहूलुहान लारा जमीन में गिर पड़ी होती है और अपनी बहन से कहती है, बहन मारियो आपको इंसाफ मिल गया है और आप शायद मेरी जिंदगी भी यहीं तक थी, अब आपसे स्वर्ग में मुलाकात होगी। इतना कहकर लारा भी मर जाती है और मारियो की आत्मा की सांसों से लाल खून की धारा निकल पड़ती है और कहती है, बहन तुम मेरी वजह से मरी हो। मैंने माना कि था तुम इन सबसे दूर रहो, लेकिन तुम नहीं मानी। और इतना कहकर मारियो जोर जोर से रोने लगती है। इधर सभी आत्मा ईश्वर के घटकोर में पहुंच जाती हैं। अब यह हवेली भूतों की हवेली के नाम से मशहूर हो जाती है। यह वीराना खंडर हवेली आज भी अपनी कहानी सुनाती है और आज भी अगर कोई हवेली की तरफ देखता भी है तो उसे अंदर से चीजों की आवाजें सुनाई पड़ती है। यह थी दोस्तों दिल दहला देने वाली कहानी। कैसी थी? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले कहानी में।